हेलो दोस्तों। अगर शहर हैदराबाद में आपकी कोई प्रॉपर्टी है या हैदराबाद के अतराफ या तेलंगाना स्टेट में अगर आपने कोई ज़मीन ख़रीदा है, कोई फ्लैट लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया रियल स्टेट के अंदर, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आज हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, और वो है धरानी पोर्टल के बारे में। तो यहाँ मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के ज़रिए, नेट के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए से, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यू के ज़रिए से मैंने पूरा मैटर जमा किया, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि ये कोई CANRC से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जमा की जा रही है, क्योंकि इस पोर्टल के अंदर पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पूछा गया, जिसमें आपका आधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है, और फैमिली मेंबर्स के नाम के साथ उनके आधार कार्ड, उनके नंबर भी पूछे जा रहे हैं। तो हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो और उसके साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन भी बंद हैं, और अब जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब धरानी पोर्टल के ऊपर होंगे। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं तफसील से। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन इसका बनाया है जहां सारी इन्फॉर्मेशन को जमा किया। तो अब मैं इस वीडियो में उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को एक के बाद एक मूव करूंगा, और एक के बाद एक पॉइंट्स जो मैंने नोट किए उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए उस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ ओपन करता हूँ और उसको हम देखते हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ धरनी पोर्टल एंड व्हाई इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। ये एक जो है इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें पूरे तेलंगाना के जितनी ज़मीनें हैं तेलंगाना स्टेट को, वो पूरे के पूरे एक जगह जमा की गई, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड्स भी है और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स भी है। बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बड़े पैमाने पर, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल तो क्लियर है कि जिसमें ज़राअत की जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है। और जो नॉन एग्रीकल्चरल जो है वो हमारे रहने के जो घर हैं, हमारे फ्लैट्स है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सब जो है ये नॉन एग्रीकल्चरल में उसका अलग से आया। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट, 23 नवंबर को नॉन एग्रीकल्चरल का रजिस्ट्रेशन ये शुरू करने वाले थे। अभी उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चरल का ओपन किया वेबसाइट। अभी की वेबसाइट में नॉन एग्रीकल्चर, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है ये सिर्फ एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल अभी नहीं है। उसको भी डेट को हाई कोर्ट ने आगे बढ़ाया है, तो अभी ये ओपन नहीं हुआ है। और यहाँ एक खास बात यह है, इनका कहना है तेलंगाना फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस। ये बहुत अहम बात है कि पूरे इंडिया में ये सिस्टम कहीं भी नहीं, किसी स्टेट में नहीं है कि इतना IT बेस्ड और पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप्स का रिकॉर्ड, ये इंडिया में इस तरह कहीं भी नहीं है, और हमारा तेलंगाना ये पहला स्टेट है। और नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन विल बी ऑन धरानी। अभी रजिस्ट्रेशन को रोका गया है, लेकिन आगे जो रजिस्ट्रेशन होंगे ये कि पूरे के पूरे धरानी पोर्टल के ऊपर डायरेक्ट होंगे, और आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे कि उसका तरीका क्या है। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी फर्स्ट टाइम इट इज़ इंट्रोड्यूस इन तेलंगाना, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, सबसे पहले तेलंगाना ही ये स्टेट है। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू लैंड ट्रांजैक्शन, GHMC, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी। यहाँ इन्होंने ये किया कि पूरे के पूरे जो भी मैटर्स है, जिस GHMC में जो आते हैं, पंचायत में जो आते हैं, म्यूनसिपैलिटी में आते हैं, सारे कैटेगरीज को उन्होंने एक ही जगह जमा कर दिया हुआ है इस पोर्टल के अंदर। तो सारे रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद हैं, और इसकी कोई लास्ट डेट इन्होंने नहीं रखी गवर्नमेंट ने कि आपको इसके अंदर एंट्री करना है। अपने फ्लैट्स, अपने जो लैंड्स है, अपने फ्लैट्स है, अपने प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर आपको एंटर करना है, लेकिन कोई लास्ट डेट इसकी नहीं रखी। औकाफ लैंड्स विल बी ऑटो लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले सुना होगा कि औकाफ की ज़मीनों के बारे में कुछ घोटाले हुए हैं हैदराबाद के अंदर और दूसरे भी जगहों के अंदर, जिसमें गलत तरीके से NOC इशू किया गया और उस ज़मीनों पर कब्जा किया गया। लेकिन अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि धरनी पोर्टल में आने के बाद औकाफ की पूरी ज़मीनें ये सेफ हो गई, क्योंकि उन ज़मीनों को ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। अब किसी को भी, यानी MRO हो या कोई भी हो, कोई किसी अथॉरिटी को ये इख्तियार नहीं होगा कि कोई गलत तरीके से NOC जारी कर दे, क्योंकि वो ऑटो लॉक्ड हो गया अभी।
तो ये एक अच्छी चीज़ है इस पोर्टल के अंदर। रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन इन 15 मिनट्स। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है रजिस्ट्रेशन और एक है म्यूटेशन। रजिस्ट्रेशन तो आप सेल डीड लेके जाते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन मतलब ओनरशिप को रिकॉर्ड अपडेट हो किया जाता है। तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए जीएचएमसी है, वहाँ जाना पड़ता है। एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो है ये तहसीलदार के पास जाना पड़ता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी दोनों काम एक ही जगह हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होगा और उसके साथ ही साथ जो है वो म्यूटेशन भी वो लोग कर देंगे, अलग से कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अगला पॉइंट है तेलंगाना विल बी फ्री फ्रॉम लैंड डिस्प्यूट एंड प्रॉपर्टी विल बी फ्री फ्रॉम लिटिगेशन। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब एक दफ़ा हम ये लागू कर देंगे धरानी पोर्टल, तो इसके बाद से किसी तरह की कोई लिटिगेशन नहीं होगी। किसी कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, किसी के कोई गलत क्लेम कर दे रहा है, अ, इस तरह का कोई लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन हो गए। यहाँ देखिए खास बात है, ये जो है ना, आधार कार्ड को ये मांग रहे हैं। आधार कार्ड इनका मांगने का मकसद ये है, वो कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे। तो अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को चांस नहीं होगा कि उधर से कुछ गड़बड़ करने का या कोई लिटिगेशन पैदा करने का। अगला पॉइंट है कि इफ यू अपडेट इन धरनी, रिकॉर्ड विल बी अपडेट इन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वर्क एंड म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट। अगर आपने एक दफ़ा धरानी में अपनी प्रॉपर्टी को इंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स और म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट वहाँ जाके ये आपकी ओनरशिप के रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे खुद ब खुद। वन स्टॉप पोर्टल इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रजिस्टर अवेलेबल पंचायत। ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड एक ही जगह जमा हो जाएंगे, आपको अलग से खुद और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैरून कलर पट्टेदार पासबुक विल बी इशूड टू ऑल नॉन एग्रीकल्चर लैंड ओनर। ये एक नया इनिशिएटिव है जो पहले नहीं था। अब ये करेंगे कि जैसे ही मान लीजिए हमारी एक कोई ज़मीन है, अगर हम वहाँ गए रजिस्ट्रार ऑफिस में लेकर के, रजिस्ट्रार ऑफिस में हम वहाँ गए, हमने रजिस्ट्रेशन कराया, म्यूटेशन भी उसी वक्त हो जाएगा और एक पासबुक दी जाएगी मैरून कलर की, वो पट्टादार पासबुक होगी। ये पहले नहीं था, ये अब से ये इशू किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि एंड टू इलीगल लैंड ग्रैबिंग, लीगल डिस्प्यूट, ओनरशिप इरेडिकेशन, बेनामी लैंड, स्टॉक ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन, इंक्रोचमेंट। ये भी बड़ा अहम अहम पॉइंट है। इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने रियल स्टेट, हमारा जो सेक्टर है, ये ब्लैक मनी को स्टोर करने का बड़ा फ्रंट था पहले। अब कह रहे हैं कि अब हमने इस तरह के पोर्टल ला के और ओनरशिप को ऑथराइज करके इसके चांसेस ख़त्म कर दिए। कोई ब्लैक मनी में इसको नहीं ला, अब नहीं ला सकता इसके अंदर। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई सेंटर तो कह रही है कि ब्लैक मनी का नाम, लेकिन हमने एक्चुअली करके दिखाया कि अब हमारे पास कोई ब्लैक मनी डाल नहीं सकता प्रॉपर्टी के अंदर। और बेनामी लैंड्स भी कोई खरीद नहीं सकता। बेनामी लैंड्स वो है कि लोग अपने पैसे को छुपाने के लिए किसी और के नाम पे ज़मीन ले लेते हैं। ओनरशिप उनकी होती है लेकिन नाम किसी और का होता है। लेकिन अब इसका भी कोई जो है चांस नहीं है। और हमारे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर का एक जगह स्टेटमेंट आया था न्यूज़पेपर, वो मैंने रिकॉर्ड यहाँ लिखा है कि उनका कहना है कि देखिए मैं रीड करता हूँ, एवरी फिफ्थ प्रॉपर्टी रजिस्टर इन तेलंगाना इज़ ए बेनामी और प्रॉक्सी डील। तो केसीआर साहब का कहना है कि हर पांचवी प्रॉपर्टी जो अब तक रजिस्टर होती थी वो कोई बेनामी प्रॉपर्टी होती थी या कोई इलीगल टाइप का, यानी इस तरह की ट्रांजैक्शन होती थी। तो अब वो कहना है, उनका कहना है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। म्यूटेशन ऑन द स्पॉट, उसी वक्त म्यूटेशन आपको हो जाएगा। इट इज़ फॉर लैंड एंड फ्लैट्स, आपकी ज़मीन हो तो भी इसमें आपको इंटर करना होगा, फ्लैट्स जो हैं वो भी आपको इसके अंदर इंटर करना होगा। गवर्नमेंट प्लान टू डू डिटेल सर्वे एंड असाइन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये अभी वहाँ शुरू हो रहा है, ये दूसरे मुल्कों में है, हमारे यहाँ कतर में है कि कोऑर्डिनेट्स हर प्रॉपर्टी को दिए गए। आपकी प्रॉपर्टी की जो 4 कॉर्नर्स है उसके कोऑर्डिनेट हैं बाज़ाब्ता। अब उधर से यानी एक तरह से अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो किसी को मिलीमीटर्स में भी फ़र्क नहीं, कोशिश गुंजाइश नहीं होगी किसी के बाउंड्रीज में इंटर होने का, या उधर से कुछ लैंड में के एरियाज में गड़बड़ करने का। तो जब ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, अभी ये कहते हैं कि हम सर्वे कराएंगे और हर एक प्रॉपर्टी को हम कोऑर्डिनेट दे देंगे, 4 कॉर्नर्स हम उनके दे देंगे कोऑर्डिनेट के साथ।
तो अब यानी हमारी प्रॉपर्टी ज़्यादा सेफ्टी की तरफ जाएगी, जिसमें कोऑर्डिनेट आ गए, जिसमें आधार कार्ड से जो है उस प्रॉपर्टी को लिंक कर दिया गया, तो अब इसमें सेफ्टी और बढ़ गई। इसमें और इनका कहना है कि ये जो हम डिटेल्स जो मांग रहे हैं, ये इसलिए मांग रहे हैं कि इससे आप लोगों की सेफ्टी हो जाएगी, ये गवर्नमेंट का कहना है। अगली स्लाइड देखते हैं। पुट एन एंड टू फ्रॉडुलेंट मीन इन द रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पहले जो ऑफिशियल्स थे, उनके कई तरीके उनके पास थे कुछ गड़बड़ करने का, लोगों ने किया भी है, न्यूज़ में आता ही रहता है। लेकिन अब इसके बाद कोई मौका नहीं होगा किसी ऑफिशियल को कुछ गड़बड़ करने का, कि गलत तरीके से किसी को ज़मीन असाइन, किसी बिल्डर को गलत तरीके से दे दिया, अब उसका कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अमेंडमेंट टू पंचायत राज एक्ट एंड म्यूनसिपल एक्ट। गवर्नमेंट ने किया है कि ये पहले से एग्जिस्टिंग एक्ट थे, जैसे 1971 का एक एक्ट था पट्टेदार पासबुक, 1971 का जो अभी तक लागू था, उन्होंने उसको कैंसिल करके पट्टेदार पासबुक एक्ट 2020 अब उसको रिन्यू किया। उस रिन्यूअल में उन्होंने ये धरानी पोर्टल और उसके सारे प्रोविजन डाले हैं। डॉक्यूमेंट pertaining to registration muted section partition would be provided on the spot। ये भी एक खास बात है कि अब जब हम दरानी पोर्टल के जरिए से हमने जब रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो डॉक्यूमेंट्स हमको उसी वक्त ऑन द स्पॉट दे दिए जाएंगे सारे, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट और जो है मैरून कलर पासबुक, ये उसी वक्त हमें मिल जाएगी, उसमें लेट नहीं होगा। चलिए अगली स्लाइड पे अब चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश किया कि पहले ओल्ड का सिस्टम क्या था और अभी क्या होगा। देखिए, पहले ये होता था कि एग्रीकल्चर लैंड है तो हम सब रजिस्ट्रार के पास जाते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे, उसके बाद तहसीलदार के पास जाते थे म्यूटेशन कराने के लिए। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना, फिर डॉक्यूमेंट लेके जो है तहसीलदार या एमआरओ ऑफिस में जाना, वहाँ जाके उसको सबमिट करना, उसमें वेट करना 15-20 दिन। अब उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता था, जैसे हमारे अपने घर के प्लॉट्स हैं वगैरह, उसमें होता था कि सब रजिस्ट्रार डू रजिस्ट्रेशन और जीएचएमसी डू म्यूटेशन। हमको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, फिर जीएचएमसी में जाना पड़ता था प्रॉपर्टी टैक्स के पीटीआई नंबर लेने के लिए, और उसके बाद फिर हम टैक्स पेमेंट करना शुरू करते थे। ये पुराना वाला सिस्टम था। दरानी का सिस्टम अब क्या है? दरानी सिस्टम में ये होगा कि एग्रीकल्चरल जो लैंड रहेगी, पहले आपको टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और स्लॉट बुक करना पड़ेगा। ये किसी भी मी सेवा से आप कर सकते हैं। वो 200 रियाल उनकी 200 रुपये उनकी फीस है, वो आप उनको देंगे तो वो बुकिंग अपॉइंटमेंट देंगे। उसके बाद फिर तहसीलदार जो है रजिस्ट्रेशन भी करेगा और म्यूटेशन भी करेगा, बहुत सेम टाइम हो जाएगा। और जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सब रजिस्टर ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे और म्यूटेशन सेम टाइम उसी वक्त हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ इन्होंने प्रोसेस को सिंपल कर दिया, रिकॉर्ड को एक जगह ये ले आए और ज़्यादा इसकी सेफ्टी क्रिएट कर दी। अच्छा, अब अगली बात है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी धरानी के अंदर नहीं है, बीच में कुछ ऐसे बातें चल रही थी कि अगर किसी की प्रॉपर्टी धरानी के अंदर नहीं है तो वो रिस्क में है, या उसको ऐसे जैसे उसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा कतई नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी धरानी में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ओनरशिप है, आपकी सेल डीड है, पोजीशन आपका है। अब आप जो है धरानी में अपनी प्रॉपर्टी को एंटर करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है, इनका रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ ये बताया गया। इंटर योरसेल्फ इन द वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स। अब आप खुद करना चाहते हैं, आप खुद भी इसको कर सकते हो। उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन, आपको पीटीआई नंबर चाहिए, आधार नंबर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर, इनका आधार नंबर चाहिए, आपका अपना एक फोटो चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, फैमिली मेंबर्स का आधार डिटेल चाहिए, उनके नाम और उनके आधार डिटेल, कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए आपका। तो ये वो रिक्वायरमेंट है जो आपको धरनी पोर्टल में इंटर करना होगा अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सीधे मी सेवा में चली जाएं, और गवर्नमेंट ने इसको फ्री रखा हुआ है। अगर आप अपने सेल डीड लेकर के और अपना फोटो और ये नंबर डिटेल्स लेके, अगर आधार कार्ड के डिटेल्स, वैसे तो प्रॉपर उसमें सेल डीड में होते हैं लिखे हुए, अगर आप मी सेवा पे अगर आप चले गए
तो आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ कोई फीस पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्री रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, आप वहाँ लेके जाइए और वो आपकी वो एंट्री कर देंगे मी सेवा वाले। ये बहुत अहम स्लाइड है, अब देखें इसको। यहाँ ये कहा गया गवर्नमेंट ने जो उसका जस्टिफिकेशन दिया है, इसके बारे में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये पर्सनल डिटेल को जमा कर रहे हैं। तो इनको नहीं दिखा कि हम क्यों जमा कर रहे हैं यहाँ। इनका कहना है कि आधार नंबर जो हम लेंगे प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। वो कहते हैं कि अगर जब हमने आपसे आधार कार्ड नंबर ले लिया, आधार डिटेल डाल दिए, तो आपकी प्रॉपर्टी हम सेव सेव कर दिया हमने आपको। इस तरह से अब आपको कोई किसी को इसका गुंजाइश नहीं है कि आपके ओनरशिप के अंदर कुछ मुदाखलत करें। दूसरा वो कहते हैं मोबाइल नंबर जो हम वो ले रहे हैं तो आपको हम उससे अलर्ट भेजेंगे और मैसेजेस भेजेंगे। वो तीसरी बात वो कहते हैं कि फैमिली मेंबर जो डिटेल हम आपसे मांग रहे हैं फॉर सिक्योरिटी राइट ऑफ लीगल हायर्स। वो कह रहे हैं आपके जो लीगल हायर्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो जाएगी। एक दफ़ा धरनी में आपके प्रॉपर्टी ओनर का नाम और आपके बच्चों का और आपकी औलाद का नाम पूरा आ गया, तो कहते हैं इस तरह से आपके लीगल हायर्स जो है वो सिक्योर हो गए। अब आपको फ्यूचर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लीगल हायर को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, यहाँ पे गौर करने का है ये भी। और वो कहते हैं ओनर का फोटो किस लिए चाहिए, क्योंकि हम वो कह रहे हैं हम आपको मैरून बुक जो है वो प्रिंट करके देंगे, तो उसके लिए हम आपसे फोटो ले रहे हैं कि उसी वक्त हम आपको वो बुक प्रिंट करके देंगे। तो ये उनका जस्टिफिकेशन है जिसके बारे में हमारा क्रिटिसिज्म है कि ये पर्सनल डिटेल क्यों मांग रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, और इसी तरह से जैसा कहा गया अभी इसको इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। अगला हम स्लाइड है मेरा कि क्रिटिसिज्म क्या क्या है, धरनी के बारे में क्या क्या इश्यूज हैं। एक तो ये है कि इसके बारे में कहा गया है कि ये एक सीए और एनआरसी की तरफ एक स्टेप है, तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। सही है गलत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा, कास्ट और आधार नंबर इज ओपन फॉर पब्लिक सबमिटेड इन द कोर्ट, ओनर कैन हाइड। ये बहुत अहम पॉइंट है। अब यहाँ पे इसके बारे में बल्कि शहर हैदराबाद के उलमा ने भी काफ़ी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज किया कि भाई ये आधार नंबर और कास्ट क्यों इसमें मांगा जा रहा है, और ये तो डालने के बाद ये सब पब्लिक हो जाएगा। और हाई कोर्ट के अंदर इसके ऊपर केस डाला गया। तो इसके तरफ गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई ये दिया गया कि भाई हम जो हमारे जो लोग होंगे उन ओनर्स प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए हमने ये ऑप्शनल रखा हुआ है, हमारे प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि ये सारे उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालें। और अगर मान लीजिए डाल भी दिया तो आप उसको हाइड कर देंगे, यानी किसी को वो विजिबल नहीं होगा। ये भी बहुत अहम है। एक तो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, और दूसरे अगर आपने डाल भी दिया तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी कास्ट, आपका आधार नंबर, आपके फैमिली के मेंबर्स के नाम, ये आप हाइड कर सकते हैं, ये किसी को विजिबल नहीं होंगे। कास्ट एंड आधार नॉट मैंडेटरी इन द एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें मत डालिए आपकी कास्ट और आपका आधार नंबर उसके अंदर। गवर्नमेंट अलबत्ता ये कहती है कि नीड ओनली ओबीसी एससी एसटी। वो कहते हैं अगर ओबीसी में कोई है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो वो उसके अंदर एंट्री कर दें। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं अभी। और ये भी पॉइंट्स कुछ और हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर कि मेनी एनआरआईज डू नॉट हैव द आधार कार्ड। ये एनआरआईज के साथ बड़ा मसला है। कई सारे एनआरआई जो कई सालों से बाहर है, आ नहीं सके, आधार कार्ड नहीं बना सके, तो अब उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो कैसे धरनी में एंटर करेंगे। मल्टीपल ओनर्स है एक प्रॉपर्टी के, अगला पॉइंट है एक प्रॉपर्टी जो है कई लोगों के नाम पे है, धरनी में तो एक ही आदमी के थ्रू एंटर होगा, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि एक ही आदमी का नाम इंटर होगा उसके अंदर। तो उसके अंदर भी अब आने वाले वक्तों में किस तरह प्रोविजन होता है ये देखने की बात है। व्हाट इफ मेक्स मिस्टेक हैपन ड्यूरिंग एंट्री। ये भी है कि अगर धरनी के अंदर एंट्री करते हुए अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी देखने की चीज़ है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं गवर्नमेंट। इफ प्रॉपर्टी टैक्स वाटर बिल नॉट पेड, सब रजिस्ट्रार विल नॉट डू रजिस्ट्रेशन। ये एक बड़ा अहम का मसला है कि अभी जो धरनी के अंदर उन्हीं प्रॉपर्टीज को इंटर किया जाएगा जिनके टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स पूरे पेड हैं, वाटर बिल पूरा पेड है, और विद परमिशन लैंड से। इसको भी देखना है अभी कि ओपन होने के बाद ये क्या क्या कंडीशन लगाते हैं। आज 25 नवंबर में ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन ओपन नहीं है,
पूरी बात सामने नहीं है, क्योंकि अभी खुद कोर्ट से अभी कोर्ट के अंदर होल्ड है, तो इसको हम वेट करना होगा हमको देखने के लिए कि ये किस तरह जाके ये फाइनली सेटल होता है। ये आखिरी स्लाइड है दोस्तों, जिसमें कुछ अहम सवालात थे जो एक जगह जमा किए गए। भाई, इफ़ आई डोंट वांट टू एनरोल माई प्रॉपर्टी इनटू दरानी, कैन आई लीगल एक्शन बी टेकन अगेंस्ट मी? ये सवाल है, अगर मैं नहीं करना चाहता दरानी इनकी, क्या मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, कोई आपके लीगल एक्शन नहीं है, आपका इख्तियार। अगर आप दरानी में एंटर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। डू आई नीड टू बी वरीड अबाउट इंजॉइंग माई प्रॉपर्टीज ओनरशिप ड्यू टू नॉन इनरोलमेंट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय करिए। अगर दरानी में आपने नहीं भी डाला है तो कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। आप अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कीजिए। लेकिन एक अहम बात याद रखिए कि प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो सेल डीड से है, पोजेशन से है। ये बहुत अहम बात है। सेल डीड को अपने क्लियर रखिए, पोजेशन अपना क्लियर रखिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, लाइट का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये टाइम पे करते रहिए। ये सारी चीज़ें आपकी ओनरशिप है, ये सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी है, तो इसको आप पक्का रखिए। इसके बाद दरनी में अगर आप नहीं भी एंट्री होती है आपकी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। विल देयर बी एनी प्रॉब्लम इफ एंड व्हेन आई डिसाइड टू सेल द प्रॉपर्टी इन द फ्यूचर? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप, अलबत्ता सिर्फ एक चीज़ यहाँ ये गौर करने की है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको वहाँ एंट्री कोई लेने वाला चेक करेगा कि धरनी में आपकी एंट्री है कि नहीं है, आपकी ज़मीन जो है वो लीगल है कि नहीं है। दूसरे, आप जब बेचोगे तो आप बेचने, जो जो आपका खरीदार है उसको आप रजिस्टर करोगे, तो रजिस्टर करने के लिए आपको लामहला आपको जाना है धरनी पोर्टल पे। तो ये इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हमारा मशवरा है कि इसको देखें और इसमें और भी इंफॉर्मेशन मालूमात करके अपनी प्रॉपर्टियों को जो है धरनी में रजिस्टर करा दें, ताकि ये सेफ्टी हो जाएगी। अगर आप किसी वक्त बेचना भी चाहते हैं तो इसको बेच सकते हैं। तो ये यहाँ मेरी स्लाइडें पूरी ख़त्म हो गई और ये मैं शेयरिंग को अभी स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? अगर ये चीज़ पसंद आई, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और कोई आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है इसको सजेशन लिखिए, कुछ कमेंट दीजिए, कुछ पूछना हो तो उसके अंदर लिखिए, तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।